तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी। आज हफ्ते का पहला दिन और मेरा जन्मदिन, दोनों चीज़ें एक साथ हैं और हफ्ते के पहले दिन का जो प्यार था वो भी मिला, अपने जन्मदिन का जो प्यार था मुझे वो भी मिला। और कल रात 12 बजे से ही यूट्यूब की मेरी अपनी जो फैमिली है उसने बढ़ चढ़ के मुझे विश किया, तमाम प्रकार की शुभकामनाएं दी। और एक चीज़ जो मेरे दिल को छुई, कई लोगों ने दुआओं में एक बात बोली थी कि आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और इसी तरह कहानियाँ सुनाते रहिए। यानी इस बात का जीता जागता प्रमाण मुझे आज मिला कि आपको सच में मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, आप मुझसे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। और बतौर क्राइम रिपोर्टर या फिर क्राइम स्टोरी टेलर, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो शायद इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट भगवान के द्वारा मुझे नहीं मिल सकता था। मुझे ऐसी चीज़ दी कि आपको मैं पसंद आ रहा हूँ। आज 4000 की फैमिली भी हमारी हो गई, 4000 सब्सक्राइबर अपने इस परिवार में शामिल हो गए हैं। तो इसके लिए आपका चाहे जितना आभार व्यक्त करूँ, मैं जीरो से शुरू हुआ था, आप लोगों ने जीरो से मुझे सहारा दिया, मुझे सराहा, मेरे काम को परखा, मुझे मौका दिया। आज 4000 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। हर महीने, खासकर इस जनवरी महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देख चुके हैं। तो अपने आप में आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ना तो कोई शब्द है इस शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं लिटरली बताऊँ तो मैं जब आज रात को ये सारी चीज़ें देख रहा था, एक तरह से मेरी आंखें भर गई थी कि मैं देखते ही देखते 4000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए। बढ़ चढ़ के लोग मुझे विश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानते तक नहीं। 12 बजे से आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपसे धन्यवाद कहूँगा और अपनी की हुई हर एक गलती के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के आज माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में किसी की कोई सेंटिमेंट को मैंने हर्ट किया हो, कोई चीज़ आपको नापसंद आई हो, तो सब चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो बहरहाल ये तो रही बर्थडे और परिवार की बात। अब जिस काम के लिए आप मेरा वीडियो ओपन किए उसकी बात करते हैं। आज की कहानी पे अगर आएँ और आज की कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी इतनी अजीब है, इतनी कचोटने वाली है, इस कहानी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि शायद ऐसी मिसाल हमारे देश में, अब ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम मिलती हैं, बल्कि अब ये कहना सही होगा कि ऐसी मिसाल हमारे देश में आए दिन मिलती हैं। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है, कहानी मध्य प्रदेश के रतलाम की है, कहानी उस रतलाम के विंध्यवासिनी कॉलोनी की है। अभी कुछ दिनों पहले विंध्यवासिनी कॉलोनी में रात को एक मोहल्ले में अचानक से पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं, एक घर की तरफ जाती हैं, घर के दरवाजे को खोलती हैं। घर के अंदर कोई था नहीं। खोलने के बाद पुलिस के साथ उस घर का मालिक भी था। सारे लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं कि क्या हो रहा, क्या कुछ होने वाला है, इस घर के मालिक को पुलिस पकड़ के उसके ही घर पे क्यों लाई है। धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा होती है, सारे लोग बस चुपचाप देख रहे थे। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है, उस आदमी से कुछ पूछती है, वो आदमी कुछ इशारा करता है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले फावड़ा उठाते हैं और घर के बरामदे में खोदना चालू करते हैं। अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। आसपास के लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, इस घर में ऐसा क्या है, किस चीज़ की खुदाई हो रही है। लेकिन ना किसी के पास कोई जवाब था, ना ही किसी को कुछ पता था। सारे लोग बस हैरान परेशान होकर देख रहे थे। थोड़ी देर तक जब खुदाई होती है तभी अचानक से उस घर से एक तेज बदबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। बदबू इतनी तेज थी कि जो खोद रहे थे एक तरह से उस गड्ढे को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आसपास के लोग अपने नाक पे, अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। सारे लोग अजीब तरह से बिहेव करने लगते, चूँकि बदबू इतनी तेज़ थी कि एक तरह से सांस लेना भी मुश्किल था। गड्ढा खोदने वाले अपने मुंह को किसी कपड़े से बांधते हैं, बांधने के बाद फिर से जाते हैं, फिर से गड्ढा खोदते हैं और 10-5 मिनट और खोदने के बाद उस गड्ढे में से 3 सड़ी गली लाशें निकलती हैं। अब जैसे ही ये लाशें मिलती हैं, पुलिस वाले न कुछ बोलते हैं न कुछ कहते हैं,
बस उस घर के मालिक को, जिसका नाम सोनू था, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद बस उस सोनू से एक सवाल पूछते हैं कि इन तीनों लाशों के पीछे की कहानी क्या है, इनको क्यों मारा, इनको मारने की वजह क्या है, और ये तीनों हैं कौन। अब ये सवाल सीधा सीधा जब सोनू, जो कि उस घर का मालिक था, उससे जब पूछा जाता है तो सोनू भी कुछ देर तक घुमाता है, लेकिन घुमाने के बाद चूंकि सारा भांडा फूट चुका था, सारा मामला खुल चुका था, तो ज़्यादा देर तक सोनू भी बीच बचाव नहीं करता और धीरे धीरे जब बोलना चालू करता है तो कुछ ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को जब आप सुनेंगे तो एक तरह से आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज की दुनिया में, आज के इस दौर में क्या कुछ हो रहा। दरअसल सोनू जो था, इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले करता है। इस कहानी की सही शुरुआत तो साल 2008 में होती है। सोनू के पिता रेलवे के कर्मी थे। ऑन द ड्यूटी इनकी मौत होती है रिटायरमेंट होने से पहले। लिहाजा मृतक आश्रित के रूप में सोनू को नौकरी मिलती है। सोनू नौकरी करने लगता है। ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, जमादार की नौकरी रेलवे में पा जाता है। अब चाहे सरकारी नौकरी किसी स्वीपर की हो, किसी जमादार की हो, या फिर चाहे बड़े ओहदे की हो, सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी होती है। लिहाजा जैसे ही सोनू नौकरी पाता है, तुरंत ही उसके लिए एक रिश्ता आता है, और रिश्ता नगमा का था, और ये रिश्ता साल 2009 में आता है। साल 2009 में रिश्ता आता है। आने के बाद सोनू भी अकेला था, इसके पास कोई था नहीं। सोनू भी फटाफट से नगमा से शादी करता है। शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों उसी बिंदवासिनी कॉलोनी में रहने लगते हैं। साल 2009 बीत जाता है, साल 2010 बीत जाता है, 11 बीत जाता है, लेकिन साल 2012 आते आते सोनू और उसकी पत्नी के बीच, जो नगमा थी, तकरार होने लगती है। नगमा से आए दिन झगड़ा होता, आए दिन कहासुनी होती। इन 3-4 सालों में इनका कोई बेटा भी नहीं हुआ था, कोई औलाद भी नहीं हुई थी। झगड़े की एक वजह यह भी हो जाती है कि तुम माँ नहीं बन सकती, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। साल 2012 आते आते झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि नगमा और सोनू एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। और तलाक लेने के बाद जैसे ही तलाक होता है, चूँकि सोनू रेलवे में नौकरी करता था, ठीक ठाक 30-35 हज़ार रुपये सैलरी पाता था, लिहाजा सोनू की जो पत्नी थी नगमा, वो सोनू के खिलाफ कोर्ट जाती है, और कोर्ट में कंपनसेशन के लिए, यानी तलाक के बाद जो कुछ पैसा, जो कुछ संपत्ति पत्नी के हक में आती है, उसको मांगने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। एक नोटिस सोनू के पास भी पहुंचता है। मुकदमा धीरे धीरे चलने लगता है। साल 2012 तक की सारी चीज़ें चलती हैं। साल 2013 आता है, 13 के बाद साल 2014 आता है, और इसी बीच एक दूसरी लड़की जिसका नाम निशा था, उसी मोहल्ले में सिलाई की दुकान पे सिलाई सीखने जाती थी। सोनू भी देखने में ठीक ठाक स्मार्ट था, निशा भी जवान थी, खूबसूरत थी। दोनों में नजरें चार होती हैं। धीरे धीरे आंखों ही आंखों में इशारा होता है। इशारा धीरे धीरे एक दूसरे को करीब लाता है। करीब लाने के बाद दोनों में फिर दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, और कहते हैं कि प्यार कहीं छुपता नहीं। लिहाजा इस बात की जो खबर है, इस बात की जो जानकारी वो निशा के घर वालों को होती है। निशा के घर वालों को लगता है कि चलो ठीक है, लड़का कमा रहा, शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निशा के जो पिता थे, जब इस सोनू के बारे में पता करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ निकल के सामने आती है जो वास्तव में बड़ी चौंकाने वाली थी। दरअसल डॉक्यूमेंट पे तो सोनू का नाम सोनू लिखा हुआ था, पिता का नाम राजेश कुमार लिखा हुआ था, लेकिन असल में सोनू का नाम सलमान था और पिता का नाम रहमत खान था। अब एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ी हुई थी, और उस लड़की के माँ बाप जब ये चीज़ देखते हैं तो अचानक से जैसे श्रद्धा वाकर के माँ बाप कहते हैं कि हम शादी नहीं करा सकते, ये मुस्लिम लड़का, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये ना हमारे जात का है, ना हमारे मत का है, ना हमारे मजहब का है। लेकिन श्रद्धा की तरह निशा को भी ये बात समझ नहीं आती। निशा विरोध करती, कहती कि मुझे शादी करनी है। माँ बाप समझाते हैं। समझाने के बाद जब देखते हैं कि निशा नहीं मानेगी, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ के ये लोग रहने वाले थे, वहीं पे एक रिश्ता देखते हैं। देखने के बाद निशा की शादी तय कर देते हैं। तय करने के बाद
निशा को अपने साथ ले जाने के लिए ट्रेन पे बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम अगर यहाँ रहोगी तो तुम मुझसे मिलोगी, उससे बात करोगी, इस वजह से तुम्हारा जो रिश्ता तय हुआ है वो भी खराब हो जाएगा और बेइज्जती भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। इधर निशा ट्रेन में बैठती है, इधर माँ बाप ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन थोड़ी दूर आगे जाती है, उसके बाद एक दूसरे स्टेशन पे ट्रेन धीमी होती है। निशा उठती है, माँ बाप से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। माँ बाप कहते हैं कि ठीक है जाओ। निशा वॉशरूम के लिए जाती है, जाने के बाद मौका देखते ही उस ट्रेन से कूद जाते हैं और कूद के भाग के सीधा इस सोनू के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, निशा सारी चीज़ें समझाती है। अब दोनों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ऐसे लिव इन में रह नहीं सकते थे, लिहाजा ये दोनों कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में बाकायदा ये कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब चूंकि कोर्ट मैरिज हो चुकी थी तो घर वाले भी क्या ही करते। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये दोनों उसी बिंदवासिनी कॉलोनी में आते हैं। आने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। 2014-15 में इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है। 2016-17 में इनका एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद कुछ सालों में एक बेटी होती है। बेटे का नाम अमन रखा जाता है, बेटी का नाम खुशी रखा जाता है। और खुशी के आने के बाद पूरे परिवार में मानो खुशी की लहर सच में दौड़ जाती है। निशा को भी लगता है, सोनू को भी लगता है कि चलो परिवार जो है भारा पूरा हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसी बीच जो पहली पत्नी नगमा थी, उसका कोर्ट का मामला चल रहा था। और जब उसे पता चलता है कि जो सोनू है वो दूसरी शादी कर चुका है, यानी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा उसकी इस पत्नी और उसके जो बेटे अमन और बेटी खुशी हैं उनके नाम भी होगा, तो ये बात नगमा को कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है। वो कोर्ट का रुख बड़ी तेज़ी से करती है और अपनी कंपनसेशन के लिए जो अपील है वो जोरों से करती है। और इसका नतीजा ये होता है कि अब सोनू को भी लगता है और जो उसकी पत्नी निशा थी उसको भी लगता है कि अब कंपनसेशन देना पड़ेगा। इधर एक पत्नी कंपनसेशन पा रही थी, इधर जो दूसरा उसका बेटा अमन था और उसकी बेटी खुशी थी, उसका नाम ना किसी कागज़ में था ना किसी वरासत में था। तो निशा को लगता है कि ये बात तो ठीक नहीं है। एक वाइफ जो इनके साथ रह भी नहीं रही है वो भी प्रॉपर्टी में आधा हक ले रही है, और एक मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसके नाम पे कुछ है भी नहीं। अगर ये मुझे भी छोड़ देते हैं या फिर इनके पास कुछ हो जाता है तो हमारे पास खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे। अब निशा को ये बात जब लगती है तो निशा इस बात के बारे में जो सोनू है उससे खुल के कहती है कि प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा हमारा भी होना चाहिए, कुछ नाम हमारा होना चाहिए। इधर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनको स्कूल में दाखिल करवाया जाए, इनको एडमिशन करवाया जाए ताकि ये पढ़ लिख सके। अमन भी 7 साल का हो गया, खुशी भी 3 साल की हो गई। अब ये बात जब सुनता है सोनू तो सुनने के बाद थोड़ा सा टाल मटोल करता है, कहता है कि जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, जो कुछ है वो तुम्हारे नाम पे है। लेकिन निशा थी, अब उसकी जिद थी, सारी चीज़ें चूँकि कोर्ट वगैरह का देख रही थी, उसकी जिद थी कि सारी चीज़ें सच में नाम पे हो, चूँकि कागज़ में अगर नाम नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। इधर नगमा अलग मुकदमा किए पड़ी है। बार बार निशा भी जिद करती है, बार बार सोनू मना करता है। इधर अमन और खुशी का कहीं नाम भी नहीं लिखाया जाता। अब इसी बात को लेके साल 2022 के आखिरी महीने तक आते आते इन दोनों के बीच तकरार होने लगती है। शुरू में धीरे धीरे कहासुनी होती है, कहासुनी होने के बाद आए दिन अब लड़ाई होती, झगड़ा होता, नोकझोंक होती। हर बार यही मुद्दा लेके निशा लड़ने आ जाती कि तुम मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, या फिर बस पैदा करके छोड़ दिया है। जली कटी बातें सुनाती। इधर जो सोनू था नगमा से परेशान ही था, इधर निशा भी उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों में झगड़ा बढ़ता जाता है, और अंत में जब पानी जो था वो सर के ऊपर उतरता है और सोनू को लगता है कि अब ये मामला जो है बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो अचानक से एक दिन सोनू गुस्से में उठता है। उठने के बाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सबसे पहले अपने उस 7 साल के मासूम बेटे को कुल्हाड़ी से काट डालता है। अब अमन के ऊपर जब कुल्हाड़ी से वार होता है तो खुशी रोने लगती है। उसके बाद ये कुल्हाड़ी उठाता है, उस खुशी को भी काट डालता है। अब इतना देखने के बाद फौरन जो निशा थी वो भागते हुए आती है
उल्टा सीधा कहते हुए ये उसको भी काट डालता है। यानी इसने महज 10 मिनट के अंदर अपने पूरे के पूरे परिवार को मार के ख़त्म कर दिया था। अब ये चीज़ें गुस्से में तो हो गई, लेकिन सोनू जो था वो जागरूक था, जानकार था, उसे पता था कि इन चीज़ों को करने के बाद अगर ऐसे ही मैं शांत बैठ गया, लाशों को ठीक तरीके से ठिकाना नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं मैं फंस सकता हूँ। पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी और 3 कत्ल के मामले में तो मुझे फांसी भी हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाश को तो ठिकाने लगाना है, लेकिन लगाना तो कहाँ है। इस बात के बारे में सोनू बैठ के घंटों सोचता है। चूँकि 3 लाशें थी, कहीं भी वो लेके बाहर नहीं जा सकता था। लाशों को न जला सकता था, न दफना सकता था, न ही कुछ और कर सकता था। लिहाजा उसे जो कुछ करना था उसी घर के, उसी 4 दीवारी के अंदर करना था। लेकिन अकेले ये भी नहीं कर सकता था। लिहाजा अब सोनू एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत सबसे पहले उन लाशों को कमरे में जाके छुपाता है। उसके बाद कुछ मजदूर को बुलाता है और उनसे कहता है कि घर में एक पानी की टंकी बनवानी है, इसलिए आप एक गड्ढा खोद दीजिए। मजदूरों से रेट भाव बाकायदा एक सामान्य इंसान की तरह तय करता है। तय करने के बाद बाकायदा गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुदवाने के बाद उनको पेमेंट करता है दिहाड़ी के हिसाब से। सारे मजदूर खुशी मन से जाते हैं, उनको चाय पानी तक ऑफर करता है। सारे लोग चाय पानी भी पीते हैं। सारे मजदूरों को भेजने के बाद ये अपने दोस्त बंटी को फ़ोन करता है। बंटी आता है, ये बंटी को सारी चीज़ें बताता है। चीज़ें बताने के बाद बंटी भी इसके प्लान में शामिल होता है। प्लान में शामिल होने के बाद ये तीनों लाशों को उसी गड्ढे में डालते हैं। डालने के बाद बाकायदा मिट्टी डालते हैं। लेकिन अब चूँकि जो सामान्यता मिट्टी थी, उसके अलग जो गड्ढे की मिट्टी थी वो थोड़ी सी उखड़ी हुई थी और बाहर से अब देखने में ये चीज़ें दिख रही थी, तो इस चीज़ को भी छुपाना था। लिहाजा ये अपने तख्त को, अपने बिस्तर को उसी गड्ढे के ऊपर बिछाता है। बिछाने के बाद अब सोने लगता है। 1 दिन सोता है, 2 दिन सोता है, 3 दिन सोता है। धीरे धीरे हफ्तों बीत जाते हैं। लेकिन आसपास के जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो जब देखते हैं कि जो सोनू की पत्नी है निशा, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, निशा अचानक से गायब हो गई। चलो मालूम निशा गायब हुई तो हुई, बच्चे भी कहाँ गायब हो गए। कुछ लोग आते हैं, आने के बाद पूछते हैं कि कहाँ गई निशा। और जब जब ये सवाल पूछा जाता, अचानक से सोनू का रिएक्शन बहुत तेज़ी से बदलता। गांव वालों को भी लगता है कि इस बात में कुछ अजीब चीज़ तो ज़रूर है, सोनू इतना भड़क क्यों रहा। तो धीरे धीरे जब वक्त बीतता है और 1 महीने जब बीत जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि ये कुछ न कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतने टाइम में निशा को लौट के आ जाना चाहिए था। तो इस चीज़ को देखने के बाद अब गांव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं, बाकायदा बताते हैं कि कुछ हुआ है और माफ़ कीजिएगा, कुछ हुआ है और कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है निशा के साथ। तो पुलिस आती है, इस मामले में संज्ञानता लेती है, बाकायदा सोनू को उठाती है। उठाने के बाद पूछताछ करती है और ये सारी चीज़ निकल के सामने आती है। फिलहाल इस कहानी को यहीं अंत करूँगा, क्योंकि जो तबीयत है अचानक से मुझे लगता है ख़राब हो रही है। तो आपका एक्सपीरियंस ना ख़राब हो, और लगभग कहानी पूरी मैंने सुना दी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। और आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।